बिल्कुल सही खबर है। और मुझे 5 मार्च 2021 को, जब मैं हाथरस कोर्ट रूम में थी, कोर्ट रूम के अंदर मुझे धमकी दी गई। और उस कोर्ट रूम में जो वहाँ के लोकल काउंसिल थे, जो इस केस में डिफेंस लॉयर नहीं है, उन लोगों ने आकर के धमकाया। शराब पिए हुए थे और उसकी हमने डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ कंप्लेन भी की। हाई कोर्ट ने उसको मैटर को IA फाइल किया गया, लेकिन वो डिसमिस कर दी गई, क्योंकि जो स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की गई, वो स्टेटस रिपोर्ट में ये डिनाई कर दिया गया, जो वहाँ पर ऑफिसर्स थे, जिसमें SC ST कोर्ट के स्पेशल जज थे, कि ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। लेकिन मेरा ये सवाल है कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था, तो फिर उसी कोर्ट रूम में मुझे सिक्योरिटी घेरे में और कंप्लेनेंट को सिक्योरिटी घेरे में क्यों लिया गया था। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये लड़ाई मेरी व्यक्तिगत नहीं है, ये मेरे देश के नागरिकों के डिग्निटी की लड़ाई है। जो दलित समाज है, जो हमारे देश की 49% महिलाओं की आबादी है, ये उनकी डिग्निटी की लड़ाई है। तो हमारे लिए अगर आप मुझे डरा धमका के चले भी जाओगे, हमने कंप्लेन इसलिए की क्योंकि ये कोर्ट रूम जुडिशरी पर एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा है कि कोर्ट रूम में वकील आके धमकाते हैं, तो ये तो जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ऐसे अगर वकीलों को धमकाया जाएगा और पता नहीं, नोबडी नोज कि कल क्या हो जाता है, किसी को नहीं पता है। क्योंकि अभी भी मैं कंटिन्यू जाती हूँ, मुझे कल भी जाना है वहाँ हियरिंग में। लास्ट डेट में मैं गई थी, एक इनोवा गाड़ी में 5-6 जो गुंडे टाइप के लोग थे वहाँ पर, वो मुझे फॉलो कर रहे हैं। हमारे कलीग्स मेरे साथ थे, ये स्वयं है, ये हेमंत है, ये लोग हमारे साथ में रहते हैं। तो वहाँ पर पुलिस को रिक्वेस्ट करना पड़ा, बीच में अपनी गाड़ी रुकानी पड़ी, फिर पुलिस हमें आकर के जो हाईवे है वहाँ तक ड्रॉप करके गई। अब इतना कर दिया है हाथरस पुलिस ने कि जब भी मेरी सुनवाई होती है तो हाथरस पुलिस मेरे आवास से मुझे दिल्ली में लेने आती है, हाथरस कोर्ट तक हमें ड्रॉप करती है, वो एस्कॉर्ट करती है सॉरी, और वहाँ से जब मैं दिल्ली आती हूँ तो मुझे दिल्ली वो ड्रॉप करने आते हैं। इतना हो गया है। क्या लग रहा है सीमा, आपने दिल्ली गैंग रेप का भी केस लड़ा था और हाथरस की शेड्यूल कास्ट की बच्ची का भी केस लड़ रही है। यहाँ आपको तमाम अटेंशन मिला, मीडिया अटेंशन मिला, लेकिन वहाँ आपको धमकियाँ मिल रही है। क्या ड्यू टू रीज़न कि वो लड़की दलित है, आप उसकी पैरवी कर रही है, ये वजह हो सकती है? देखिए, मैं एक चीज़ तो आपको क्लियर कर दूँ, मैं कोई भी केस अटेंशन के लिए मुझे मिले, ये मेरे लिए मायने ही नहीं रखता। अटेंशन मिला, मैंने मिला, हाँ। तो मैं बता रही हूँ आपको। इसमें अगर निर्भया केस की बात करें तो ये केस मैं जब लड़ रही थी तो आई थिंक आप लोगों को शायद ये बात 2019 में पता चली है कि कौन इस केस को लीगली फाइट कर रहा है। उससे पहले नहीं, मैं मीडिया में नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से उस बच्ची के, निर्भया के साथ देश की राजधानी में 8 बजे रात को दरिंदगी की गई, एक बस में 1.5 घंटे तक 6 लोग इस देश की राजधानी में मूव करके रेप कर रहे हैं, न CCTV कैमराज कहाँ थे, पुलिस का सिस्टम क्या था? क्या पुलिस का सिर्फ ये काम है कि वो FIR लिखेंगे और वो बाद में आकर के FIR लिखने के बाद FIR लिखने के बाद वो उसको जो भी कल्प्रिट है या एक्यूड है उसको जेल भेज देंगे? क्या सिर्फ इतना पुलिस का काम है? प्रिवेंटिव काम कौन करेगा? बच्चियों को बचाने का काम कौन करेगा? रोकने का काम क्राइम को कौन करेगा? मेरा कहना और आप सुनिए, मैं आ रही हूँ आपकी बात पे, तो आ रही हूँ। उस एक चीज़ अच्छी थी, मैं सैल्यूट करती हूँ DCP छाया शर्मा को, जिन्होंने निर्भया केस में बहुत सही से टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन किया, 6 अपराधियों को उनको अरेस्ट किया था टाइमली। ये सारा काम उन्होंने बहुत अच्छा किया था। लेकिन हाथरस केस की अगर हम बात करें तो यहाँ तो पुलिस ने खुद चीज़ों को टेम्पर करवाया, पुलिस ने खुद नेग्लिजेंसी दिखाई। जहाँ हमारी वो बेटी मनीषा लेटी हुई है ज़मीन में और वहाँ पर ASI, वहाँ इंस्पेक्टर खड़े होकर के उससे पूछ रहे क्या क्या किया हुआ, तो वो बता रही है, जो फर्स्ट उसका स्टेटमेंट है कि संदीप गुड्डू का लड़का, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, मेरा गला दबा दिया। तो ज़बरदस्ती का मतलब क्या था? तो उसका यही कहना था कि उसके साथ ज़बरदस्ती की गई, तो रेप की धारा क्यों नहीं लगाई गई? यहाँ तो शुरुआत में ही पुलिस ने पूरा केस को दबाने की कोशिश की, नेग्लिजेंसी की, और तो और बाद में इस केस में परिवार को ही फंसाने की कोशिश की, ऑनर किलिंग बनाने की कोशिश की। और जिसमें मैं कहूँगी कि जो मीडिया है उसने भी इस नैरेटिव में कहीं ना कहीं परिवार पर ही प्रश्न खड़े करना शुरू कर दिया, जो कि मुझे लगता बहुत ही गलत था। और इसके पीछे जो कारण है वो 2 चीज़ें हैं।
कास्ट और क्लास, ना वो परिवार क्लास उस क्लास से आता है जिस क्लास में बहुत ही जल्दी जो लोगों की बात सुनी जाती है, और ना वो उस कास्ट से आता है जहाँ पर उसको अछूत माना जाए, क्योंकि ये लोगों को अछूत माना जाता है। वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं, आप देखेंगे देश के 90% विलेजेज में आप चले जाएंगे तो जो वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं उनको गांव के एक कोने में जिधर साइड घर का गांव पूरे गांव का पानी निकलता है गंदा, वहां पर उनको मकान रहने के लिए दिया जाता है। और अभी भी अगर किसी ने वीडियो बनाया होगा हाथरस का, आप उस भूलगढ़ी गांव का आप देखेंगे, वहाँ की लेडी से जो लोग बात करते हैं कहते हैं उनके बच्चे तो स्कूल में दूर बैठते हैं, वो हम उन लोगों को नहीं छू सकते। तो ये हम 21st सेंचुरी में ऐसे भारत की बात कर रहे हैं जहाँ पर इस देश का हर नागरिक बराबर है। संविधान ये कहता है, भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने हमारे संविधान में जो आर्टिकल 14 है जो कहता है इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी तो मिल गई, जो कि मुझे लगता है मुझे नाम मात्र की इक्वलिटी मुझे नहीं समझ में आती है, क्योंकि इक्वल लेवल पे सब नहीं बोलते, लेकिन सामाजिक इक्वलिटी के लिए अभी भी बहुत सारी फाइट करना बाकी है। आप एक महिला भी हैं और खासकर जो अपरे सोसाइटी की महिलाएं उनकी दोहरी मार है उसका भी केस लड़ रही है। इसमें आर्थिक रूप से कोई मदद नहीं मिल पा रही है, आपको पैसे नहीं मिल पा रहे हैं, कहाँ से इतनी हिम्मत लाती है और समाज से क्या अपील करें? देखिए, मैं एक आपको बात बता दे रही हूँ, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ ईश्वर का कि मैं इतनी कैपेबल हूँ। हालांकि मुझे अपने लिए बहुत कुछ नहीं जुटा पाती हूँ, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जब किसी को कमिटमेंट कर दिया ऐसी बेटियों के लिए, तो इतना जो हमारे पास केसेस हैं, अदर केसेस हैं, क्योंकि मैं प्रो बोनो केसेस कर रही हूँ जिसमें हमारे करीब 10-15 केसेस हैं जिनको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कर रही हूँ, लेकिन जो केसेस कुछ ऐसे भी हैं जहाँ से हमें फ़ीस आ रही है, तो वो जो फ़ी हमारी आती है वो कभी कभी लोग जितना हम मांगते हैं उससे ज़्यादा भी दे देते, ऐसे भी लोग हैं, तो वो पैसा हम अपना इधर लगा देते हैं। कभी कभी प्रेशर में भी आ जाती हूँ कि अगली डेट में मुझे जाना है और मुझे पैसा चाहिए, तो गॉड की हमारा कोई ना कोई केस लग जाता है तो फी आ जाती है। इसी तरीके से चल रहा है और इतना समस्या नहीं हो, मुझे नहीं लगता है कि जो जिसकी प्रैक्टिस थोड़ी ठीक ठाक है तो अगर वो व्यक्ति कमा रहा है उसके सर्वाइविंग का इशू होगा। मुझे अपनी करोड़ों की संपत्ति बनानी नहीं है, इस देश को जो हम कमा रहे हैं इस देश को समर्पित करना है। हाथरस वाले मामले को अंजाम तक ले जाएंगी जैसे दिल्ली? बिल्कुल ले जाऊंगी, बिल्कुल ले जाऊंगी, और इसीलिए कल भी जा रही हूँ, जाती रहूंगी। हमारा वहाँ पर मुझे पता है जान को भी खतरा, मेरे जान को है, मेरे कलीग्स की जान को खतरा बना हुआ है, लेकिन जाऊंगी, हमेशा जाऊंगी। और उस बिटिया के किससे खतरा है, कुछ आप रेक्टिफाई कर पा रही हैं? अराजक तत्व हैं। अब देखिए, पर्सनली क्योंकि मैं वहाँ की सिटीजन नहीं हूँ, उससे पर्टिकुलर एरिया की मेरा रेजाइड नहीं है, तो मैं आइडेंटिफाई तो लोगों को नहीं कर पाती हूँ, लेकिन जो लोग इस तरीके का वहाँ माहौल बनाते हैं, गाड़ी को हमारी को फॉलो करते हैं, पीछे अटैकिंग वाला माहौल होता है, तो उन लोगों के वीडियोज हमारे कलीग्स के पास है, एवरीथिंग सारा कुछ है, और पुलिस को भी ये सारी चीज़ें पता है। आपको लगता है इसकी बड़ी वजह एक जाति है कि कोई लड़की वो शेड्यूल कास्ट से है, उसमें भी वाल्मीकि समाज से है, इसलिए जो एक्यूज है वो पावरफुल क्लास की वजह से इस तरह? मैं आपको 2-3 चीज़ें बताती हूँ। हमारे देश के अंदर क्लास मैटर करता, कास्ट भी मैटर करता, चूँकि मैं फीमेल हूँ तो पैट्रियार्किक माइंडसेट भी मैटर करता कि एक फ़ीमेल की इतनी कैसे हिम्मत होगी। धमकाया ना उन्होंने कोर्ट रूम में कि आप आकर के कोई बाहरी वकील कैसे लड़ सकता, कोई फीमेल कैसे लड़ सकती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये कौन लोग कह रहे थे? आम आदमी या वकीलों में चर्चा थी? वकील कह रहे थे, वहाँ के वकील। ये मत समझिए कि इस देश में जो फीमेल वकील फाइट कर रही हैं उनको भी इक्वल अधिकार है, उनको भी छीटाकशी का सामना करना पड़ता है। कल 2 दिन पहले हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या कह रहे हैं, 50% अगर महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा, अगर आप देंगे तो उनको भीख नहीं देंगे। जो चीज़ें सदियों से चली आई हैं उस शोषण का आप कहीं ना कहीं जो होता आ रहा है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी पता है और ये भी उनको पता है कि 50% फीमेल की जो भागीदारी है जुडिशरी में वो क्यों नहीं हो पा रही। इसी से जुड़ा एक सवाल पूछ ले रहा हूँ, क्या नहीं लगता कि जो चीफ जस्टिस ने कहा है उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी की महिलाओं का भी रिजर्वेशन होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, अभी 3 महिलाएं अभी रिसेंटली अपॉइंट हुई हैं, 9 जजेज सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपॉइंट किए गए हैं, जिसमें 3 महिला जज हैं। लेकिन मेरा जो सर्वे है मेरा अपना खुद का, जब मैं टकराती हूँ कोर्ट कचहरी में जब जाती हूँ तो OBC और SC ST समाज की महिलाएं अभी तो एडवोकेट भी नहीं बन पा रही हैं ना, तो
वो वहाँ पर जजेज बनने के लिए कैसे पहुँचेंगे? और जो बन रही हैं एडवोकेट, तो वो एग्ज़ाम दे करके आप तो क्वालिफाई इतनी कर। अच्छी वकील है, कॉलेजियम सिस्टम में आपको तो सुप्रीम कोर्ट का जज बन, हाई कोर्ट में तो डालना ही चाहिए था। आप देखिए कह रहे हैं क्राइसिस, आप खुद ओबीसी कैटेगरी से हैं, आप इतनी अच्छी वकील हैं। देखिए, सिर्फ ये बात मेरी नहीं है, ये हम अगर ग्रास रूट लेवल पे बात करें तो ये वो भी बात है ना कि हम एक्चुअल में कि एक सीमा आकर के इस तरीके से फाइट कर रही है, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही हज़ारों सीमा निकल कर के आएँ और उसमें से 10-15 सीमा संध्या या जो भी किसी भी समाज की, हमारे दलित समाज की, ओबीसी समाज की, मुस्लिम समाज की, और जो इक्वलिटी में बिलीव करती हैं वो सबड़ समाज की भी सारी महिलाएं बैठी आकर के। क्योंकि एक और चीज़ मैं कहूँगी कि ठीक है, इस देश के अंदर कास्ट की लड़ाई है, लेकिन महिलाओं की जो लड़ाई है ना, दलित समाज की महिला भी अपने घर के अंदर पीड़ित है, ओबीसी समाज की महिला भी अपने अंदर घर के अंदर पीड़ित है, और ब्राह्मण समाज की भी, जनरल कैटेगरी की महिलाओं की जो शोषण है वो उस कास्ट के घर में भी है।